फिर मैं आपको एक केस स्टडी अभी बता रहा हूँ विच इज़ 24 सितंबर 2020। ये बाद में आप जाके इसको वेरीफाई एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे बताना है, तो एवरीथिंग इज देयर इन द पीपीटी, आपको बस वो फॉलो करना है। क्रॉस चेक एंड वेरिफिकेशन आप बाद में आराम से कर सकते हैं। सेटअप कैसे ढूंढना है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो 24 सितंबर 2020 की बात है, सेक्टर सपोर्ट मिला हुआ था और मूवमेंट थी 15% की। सेक्टर सपोर्ट का मतलब क्या, वो जो 6 स्टॉक्स हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो अब आप खुद ही देखिए, HDFC, वो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दैट इज द डे वी आर टॉकिंग अबाउट। वो स्टॉक अपने जोन के अंदर आ चुका था, तो HDFC जोन के अंदर बैठा हुआ है। ICICI बैंक ऑन द सेम डे इट इज इन द जोन। इंडसइंड बैंक, कोटक, SBI, और आप सबके ऊपर देखेंगे मूवमेंट्स, तो ये आपको 15-20% प्लस मिलेंगे। सिर्फ HDFC में 10-12% का मूवमेंट था, बाकी सब में 15 से 20% का मूवमेंट था। इसलिए हमने बोला एवरेज में 15% का तो मूवमेंट आ ही सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि भाई ये सेक्टर सपोर्ट होना चाहिए, इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों किया गया? क्योंकि अगर ये 6 स्टॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस पे है या कुछ मध्य में है और कोई नीचे बैठा है, तो हुआ क्या, ये लोग आपस में ही खिंचातानी कर देंगे और यहाँ पे ट्रेड सेटअप बिगड़ जाता है। तो आप सबसे पहले तो जोन बनाना शुरू करें और देखें स्टॉक उस जोन में कब आ रहा है, और अगर एक स्टॉक आ गया तो बाकी के उसके भाई हैं क्या उस जोन में। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ ही स्टॉक्स को है ना देखने की आदत होती है। जैसे मैं आपको एक अगला सेटअप बताऊंगा जहां पे कोटक जोन में आया था, और जैसे ही कोटक जोन में आया तो हमने बाकी के स्टॉक्स को देखा तो वो भी जोन में थे। तो आपकी नजर वो स्टॉक में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मैं कोटक HDFC में ट्रेड करता हूं। अब HDFC और कोटक दोनों हायर हाइज बनाते रहते हैं, तो ये लोग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाले स्ट्रक्चर पे ज्यादा आते हैं। तो जैसे ही कोटक आया तो उसके बाद मैं सारे स्टॉक्स को इमीडिएटली देखना शुरू कर देता हूं। आर यू गेटिंग दिस? तो फिलहाल के लिए ये तो बहुत इजी ट्रेड था, सारे के सारे स्टॉक एक साथ जोन में आ चुके थे। अब एरर ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक आध दिन हम पहले ट्रेड करते है ना, 1-2 दिन पहले ट्रेड ले लेते। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेट आप देख रहे हैं वो था लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। इसीलिए वो जो डेट है, ये बार बार मैं एम्फेसाइज करूंगा कि लास्ट जो डेट होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे आप 1 महीने का भी ट्रेड कर सकते थे कंसिडरिंग 15% की मूवमेंट आ रही है, या फिर आप 1 हफ्ते का भी ट्रेड कर सकते थे। अब अगर आप चाहें कि भाई मैं वीकली भी उठाऊं, मंथली भी उठाऊं, तो भी ठीक है। आपकी RR और आपकी कैपिटल पे बात होती है पूरी। तो मंथ का लेना है तो बहुत दूर का ले लो, फिर 10% दूर का लेके बैठ जाओ, पूरा महीना मिल जाएगा। वीकली लेना है तो 3 और 5% में बात करो, कर सकते हैं ऐसा। आपको एक्चुअल में पता नहीं होगा ये जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए सब कुछ रिस्क है। आपकी किस्मत चमकी, वो चले गया ऊपर, तो आपको पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है कितनी मूवमेंट आनी है। तो गणित बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी आपने इधर उधर के फैक्टर्स को देखना ही नहीं है। आपके फेवर में चीज जाएगी, आपको पैसा मिलेगा, यू नो कितना मिलना है। नहीं जाएगी, पैसा लुट जाएगा, आपको पता है कितना रिस्क है, कितना जा सकता है। अटेम्प्ट करते रहिए, कोशिश करिए कि हर 5 में से 3 अटेम्प्ट सही हो जाए, 2 अटेम्प्ट गलत हो जाए। और 3 अटेम्प्ट सही में से भी पूरे में आपको RR तो मिलेगी नहीं, तो एक आध बार 3 की मिल गई, कहीं पे 5 की मिल गई, कहीं पे 10 की मिल गई। और जो लॉस है वो भी कभी कभी क्या होगा, एक्चुअल में लॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी आपको एटलीस्ट आपकी मुद्दल रिकवर हो जाएगी। तो इस हिसाब से चलिए आगे, राइट। सो जब सारे स्टॉक सपोर्ट पे थे तो नेचुरली बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे ही रहा होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग एक अप्रोच डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इफ अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देखूं अकेला, बाकी किसी चार्ट को नहीं देखूं, तो ये भी चलता है। लेकिन बहुत बार क्या होगा, बैंक निफ्टी आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा जितना स्टॉक्स देते हैं, और स्टॉक की ऑप्शन चेन खुद की अलग अलग होती है। तो आप ऑर्गेनिक वे से जाइए, वो 6 स्टॉक्स को पढ़िए और फिर बैंक निफ्टी को देखिए। कभी भी बैंक निफ्टी को देख के 6 स्टॉक्स मत देखिए।
एक्सपीरियंस बंदा यही करता है, वो सिर्फ बैंक निफ्टी को देखता है, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, इसका मतलब क्या है, वो सारे स्टॉक सपोर्ट पे है। लेकिन आपको क्योंकि स्टॉक्स के बारे में जानकारी ही नहीं है कि उस समय चल क्या रहा है, तो वो सपोर्ट काम का है कि नहीं है ये भी कैसे पता चलेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक वे जाइए, पहले स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक के सपोर्ट डिफाइन करिए, फैक्टर्स पढ़िए, आरबीआई की कोई आ रही है क्या न्यूज, इवेंट्स, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है वो देखिए, उसके बाद फिर वो सपोर्ट पे विश्वास करिए। साउंड्स गुड। और सिर्फ 6 स्टॉक्स है। तो यहां पे सेटअप कैसा था देखिए, सेम 3%, 5% और टारगेट था 7.5%। तो इस बार आप देखो 3% की जो स्ट्राइक थी वो थी 21,100 रुपए की और प्रीमियम था 198 रुपीज। पिछले एग्जाम्पल में प्रीमियम 81 रुपए था, यहां पे देख रहे हैं आप डबल से ज्यादा हो गया। क्यों हुआ होगा ज्यादा? ये आई भी बढ़ गई होगी। अब आपको आई भी देखने की आवश्यकता भी है क्या? नहीं, क्योंकि आई भी बढ़ी है तभी तो प्रीमियम बढ़ा है ना भाई। आर यू गेटिंग दिस? और ऊपर देखिए 21,500, आपने 20 रुपए में लिया था, यहाँ पे 100 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो कोई कोई सेटअप आपको बहुत क्लीन मिल जाएंगे जहां पे प्रीमियम बहुत ही कम होता है, कोई कोई सेटअप में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जब आप पैसा एक्स्ट्रा देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, आरआर कम हो जाती है। तो इस केस में भी 7.5% का ही टारगेट था, एक्चुअल में वो हिट हुआ तो आपको 198 ने 900 रुपए दिया, यानी कि 200 रुपए ने 900 रुपए दिया, 4.5 पट हुआ ये, और 110 हुआ आपका 500। तो ये भी वही लॉजिक से 4.5 to 5 टाइम्स ही हुआ। तो यहां पे आपकी आरआर कितनी आ गई? 5 की आ गई ना। तो ऐसा आपको आरआर कभी 10, 20 की मिलेगी, कभी कभी 5 की मिलेगी, लेकिन इससे नीचे का मिला सेटअप तो आप छोड़ देना, इससे नीचे नहीं जाते हम लोग। 5 के नीचे तो मतलब इट्स अ क्राइम इन बैंक निफ्टी। ठीक है, ये था आपका सेकंड सेटअप। ऐसे मैंने बहुत सारे मार्क करके रखे हुए चार्ट्स के ऊपर, आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ये थर्ड एग्जाम्पल है 20 जनवरी 2021 का। जो पिछला डेट था ना उसका अगला ट्रेड 28 जनवरी 2021, 1.25 साल पहले की बात है। स्टॉक ऑलरेडी वो सितंबर से ऊपर गया, वो फिर से जोन में आ गया। जोन में आया मतलब एक हायर जोन में आया, और वहां से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था। सो दिस इज द केस। तो बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट जोन में, राइट। यहां पे अगर आप देखेंगे डेट तो अगेन मंथ एंड डेट आ गई। ये जो ट्रेड था ना गाइस, इसमें बैंक निफ्टी एक्चुअल में 15% मूव कर गया था विद इन अ वीक। तो ये जो मूवमेंट है 5 डेज की, तो आप गिनो वहां पे कैंडल्स देखो, जो 5वीं कैंडल है वो ऑलमोस्ट 35,000 टच कर रही है, और स्टार्ट कहां से किया था आपने? ऑलमोस्ट 30,000 से। तो इतना बड़ा मूवमेंट आ गया था विद इन 5 डेज। नेचुरली आपको मुझे पता नहीं रहेगा कि ये मूवमेंट कब आने वाला है, इसलिए ये सारे ट्रेड आपको बोलना है कि भाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, और ट्रेल करना है तो एक्सपीरियंस आएगा तब ट्रेल कर पाएंगे। अगर आज आप ट्रेल नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बुरा नहीं है। तो जब हमारे पास एक ऐसा ग्रीन कैंडल आ जाता है ना बड़ा सा बीच में, तो उस दिन एटलीस्ट आप ट्रेल करिए ना। और अगर आपको निकलना है तो डे एंड पे निकल जाइए। और अगर आपने डबल लेग करके रखा हुआ है, यानी कि एक ही स्ट्राइक पे 2 लॉट लेके रखे हुए हैं, तो एक का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। बट ये फ्रेशर्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रॉफिट इतना दिख जाता है कि वो आदमी वैसे ही ललचा के छोड़ देता है, और वो सही भी है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका थर्ड केस स्टडी। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं। अब हमने सिर्फ बुलिश केस स्टडी ली है, तो नेचुरली आप बेरिश भी ढूंढ सकते हैं। तो बेरिश ढूंढने का सिंपल तरीका, जो स्टॉक्स है उनको देखिए, जैसे वो अपने हायर टॉप्स बना रहे हैं उसके बाद वो डबल टॉप बना रहे हैं, तो वहां पे सैचुरेशन दिखती है। और अगर उस समय सब गड़बड़ रहा और R1 एट द मनी रहा स्टार्ट ऑफ द सीरीज में, विच इज नथिंग बट बिल्डअप एनालिसिस, तो इधर वो साइडवेज जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। और सारे स्टॉक्स में अगर यही चीज है तो नेचुरली स्टॉक नीचे जाने के ज्यादा चांसेस में बैठा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉक, क्योंकि आप पूरे 4 हफ्ते का प्रीमियम पे कर रहे हैं, यू डू बैंक निफ्टी ट्रेडिंग जहां पे आप 1 हफ्ते का प्रीमियम पे कर रहे हैं, इजंट इट? तो कंडीशन बेस्ड आप ट्रेड करिए परिस्थिति अनुसार।
तो जो लेटेस्ट सेटअप था उसका देखिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसा गणित बना हुआ है। 3%, 5%, ये स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, 7.5% हमारा एक टारगेट था, और एक्चुअल में एक और एक टारगेट था 15%, जो हमें पता नहीं होता कब आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता किसी को, क्योंकि हम ट्रेल करेंगे ना। तो हो सकता है ये 10% पे ही समय खत्म हो जाए, हो सकता है 15% पे, तो इस केस में एक्चुअली 15% पे हुआ। तो आपने जो 3% की स्ट्राइक उठाई थी 31,300 पे, उसका प्रीमियम जो था 232, अगर हमने उसको 15% तक के ट्रेल किया होता तो हमें पैसा मिलता 3700, राइट। अगर उसको 7.5% पे छोड़ दिए रहते तो पैसा मिलता 1400, और जो आपका इमीडिएट टारगेट था 5%, वहां पे आपको 600 रुपये मिल जाता। ठीक है, तो टारगेट 1, 2, 3, इसका मतलब है वो पहली वाली स्ट्राइक को आप अपने ऊपर वाले सेकेंड लेग पे बेच दें, वैसा असम्पशन है। सिमिलरली आप देखिए 5% वाले को अगर आपने टारगेट नंबर 2 पे बेचा होता, विच इज 7.5%, तो आपको 800 रुपये मिले होते, तो 125 रुपये का प्रीमियम था, 800 रुपये देता। और अगर टारगेट 3 पे जाता, विच इज 15%, जो आपने ट्रेल किया होता नेचुरली, तो 3100 रुपये मिलते हैं। लाइकवाइज 7.5% की जो स्ट्राइक थी, विच वॉज द थर्ड स्ट्राइक, 60 रुपीज की, वो अपने को देती 2300 रुपीज। तो ये अच्छे खासे रिवॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जब आपको ट्रेड करना है तो एक लॉजिक के साथ ही चलना पड़ेगा, राइट। और ये हर बंदा अचीव कर पाए ये बिल्कुल गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सीखना एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग करना एक अलग चीज़ है, और प्रॉफिट लेके निकलना एक अलग चीज़ है। बोलिए सर। हमने अभी तक जो एनालिसिस किया आइटम मनी है आउट ऑफ मनी, इन द मनी में प्रीमियम ज्यादा होने से वो प्रिफरेबल नहीं है, हम लोग इसमें नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इनफैक्ट आपने बोला कि हम लोग एट द मनी लेते हैं, तो एट द मनी भी नहीं लेते, हम लोग जस्ट आउट ऑफ मनी और आउट ऑफ मनी लेंगे। हाँ, जस्ट आउट ऑफ मनी 1.5% हो गया, और आउट ऑफ मनी 3, 5, 7 वट एवर। इन द मनी में हम लोग स्ट्राइक लेते हैं प्रीमियम ज्यादा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती नहीं, प्रोबेबिलिटी हर जगह पे सेम है। इन द मनी में क्या होता है, आप जितना इन द मनी हो उतना वो इंट्रिंसिक वैल्यू में बैठा हुआ है, लेकिन अगर स्टॉक वहीं का वहीं रह गया तो आपकी टाइम वैल्यू तो वैसे भी जीरो होनी है। तो टाइम वैल्यू इन द मनी में ना कम होती है। तो अभी मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको शायद से अभी समझ में ना आए। डीप इन द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये फ्यूचर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनमें जो टाइम वैल्यू होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, लगभग जीरो। आया समझ में? तो अभी छोड़ दो, क्योंकि ये गड़बड़ क्रिएट करेगा, और नेचुरली ऑप्शन बायर कभी भी डीप इन द मनी या इन द मनी ऑप्शंस नहीं लेता। ये बेसिकली सेलर्स की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर इन द मनी स्ट्राइक आउट ऑफ मनी जा सकती है तो वो तो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा ना। तो सेलर चाहता है कि मैं छाव की स्ट्राइक ले लूं और वो धूप में आ जाए, तो ये गड़बड़ होती है बायर्स के लिए। तो बायर को लगता है इन द मनी बाय कर लूंगा तो वो तो ऑलरेडी मेरा पैसा उसमें बना हुआ है, लेकिन अगर आप डायरेक्शनली रॉन्ग हो गए तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। तो जो नए बायर्स हैं उनको हमेशा बोला जाता है कि आप आउट ऑफ द मनी ले लो, और वो जब इन द मनी आएगी तो आप बेच दो। तो यू ऑलवेज ट्रेड द डायरेक्शन। क्लियर है क्या? इसके ऊपर कोई डाउट है क्या गाइस? ये टेबल के ऊपर सेम सेटअप है, मैंने अलग अलग टारगेट्स पे जो प्रीमियम बना है वो बता दिया है, ताकि आपको पता चले कि भाई 60 रुपए की चीज 2300 कैसे हो गई, 125 रुपए की चीज 3000 या 800 कैसे हो गई। अब ये नंबर्स आपको बहुत कंफर्टेबल लगने चाहिए, विच इज अराउंड 10 टाइम्स 20 टाइम्स। अगर आप ये नंबर्स में कंफर्टेबल हैं, विच इज रिवॉर्ड टू रिस्क, तभी आप ऑप्शंस में अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप 25, 30, 50% प्रीमियम को बढ़ता हुआ देख के ललचा गए, क्योंकि आप तो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो क्या होगा, आप एक ट्रेड में सक्सेसफुल होंगे, अगले ट्रेड में वही लॉस आएगा, तो आपका वो पूरा बड़े प्रॉफिट को खींच के ले जाएगा आपके।
बड़ा प्रॉफिट मतलब आपके लिए जो 50-60% एक अच्छा प्रॉफिट था वो तो एक ही ट्रेड में निकल जाएगा ना। सो इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा खूब कमाते हैं और वो एक ही ट्रेड में गवा देते हैं, राइट। ये हो गया हमारा इंट्रा वीक ट्रेडिंग, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है फॉर फ्रेशर्स। इनफैक्ट एक्सपीरियंस आ जाए तो भी आप इंट्रा वीक ही करें। साउंड्स गुड।